बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे मैदे, गज़ा की नाली और आंतों के हवाले से है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। और दूसरे लफ्ज़ में हम एपीडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एपीडी मैंने एसिड पेप्टिक डिजीज़, और ये कलेक्टिवली टर्म है जिसके अंदर जो है GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ड्यूडेनियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, वोलिंगर इमिशन सिंड्रोम और निकल डिजीज़, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसको हम मजमूई तौर पे जो नाम देते हैं मेडिकल के अंदर, वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ देते हैं। अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के अंदर अमूमन लोग जो है मैदे की बीमारी और आंतों की बीमारी और ग़िज़ा की नाली के हवाले से अक्सर शिकायत लेके डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब खाना हज़म नहीं हो रहा है, सीने में जलन हो रही है और ऐसा लगता है कि खाने के बाद मुंह में जो है कड़वापन आ रहा है, तेज़ाब आ रहा है और सीने ऐसा लगता है खाया है यहीं पर पड़ा हुआ है। और खाने के बाद जो है वो पेट ऐसा लगता है फूला फूला सा है। तो ख़ास तौर पे मैं आपको इस वक्त इसकी वजूहात बताऊंगा कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ किन वजूहात की वजह से होती है। सबसे पहले मंदरजा झेल चीज़ें हैं, गौर से इनको सुनिएगा। स्पाइसी खाने इनसे अवॉइड आपको करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह है, ये खाने नहीं इस्तेमाल करना पड़ेंगे। लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो आम तौर पे खाने के बाद किया जाता है, रवायती तौर पे लोग समझते हैं कि इससे खाना हज़म हो जाता है, बजाय कि हज़म होने के ये मज़ीद एसिड पेप्टिक डिजीज़ को प्रमोट करती है, बढ़ाती है। तो खाने के बाद हमेशा बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए या शुरू में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। खाने के औकात में अक्सर लोग जो है वो खाने को छोड़कर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, या बाहर के जो चटपटे मसाले वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके सीने में जलन वगैरह होती है और दर्द होता है और खाने के बाद ऐसा लगता है पेट फूला फूला हुआ है। और कुछ अद्वियात हैं, ख़ास तौर पे वो दवाइयाँ जो आम तौर पे घर में रवायती तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसमें डिस्प्रिन है, ब्रुफीन है, ओस्टान है, वॉरेन टैबलेट है, और इसको इसकी पूरी फैमिली को हम एनसेड का लफ्ज़ देते हैं। ये एनसेड जितने भी जो पेन किलर्स हैं, ये डायरेक्टली जो है मैदे को और हाथ के पहले हिस्से को और ग़िज़ा की नाली को छील देते हैं, जिसको मेडिकल के अंदर अल्सरेशन का लफ्ज़ दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, अल्सर कर देते हैं। तीसरे नंबर पे वो पेशेंट जो कि रेडियोथेरापी करा रहे हैं और उनको भी अल्सर की शिकायत हो जाती है। और ऐसे पेशेंट जो बहुत दूसरी तरह की अद्वियात लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, डायबिटीज़ की जो ड्रग्स हैं वो भी मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये सारी वो मंदरजा झेल चीज़ें हैं जिनकी वजह से एसिड पेप्टिक डिजीज़ का मरीज़ शिकार हो जाता है। और सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये ज़्यादातर आंत के 70 से 80% हिस्से पे सोजन कर देता है, जिसको मेडिकल लफ्ज़ में अल्सर का लफ्ज़ कहा जाता है। और 30% ये मैदे के अंदर सोजिश पैदा कर देता है। और इस तरीके से जो है पेशेंट को जो है अक्सर और बेशतर दर्द में मुब्तला रहता है। अब इसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आता है। अगर आपने मैदे की एसिड पेप्टिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट ले ली है, पूरी रिजिमिन ले ली है, जिसमें 2 एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे एमोक्सिलिन जैसे 1 ग्राम जो है वो पूरे टाइम दी जाती है 14 दिन के लिए। दूसरे नंबर पे कैलिथ्रोमाइसिन जो है वो 500 mg
2 टाइम दी जाती है। उसके साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है 4 to 6 वैक्स। अगर 2 से 3 मरतबा जो है ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है, तो उसकी वजह से बाद में जो है अगर एज मोर देन 50 ईयर्स है तो अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी जो है वो बहुत लाजमी कराई जाती है। और फर्स्ट टाइम जो 6 वीक टू 8 वीक तक हार्ट बर्निंग की कंप्लेन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसमें एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन का टेस्ट जो है वो लाजमी कराया जाता है, जिससे तशख़ीस हो जाती है कि आया कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो है ये जो है बैक्टीरिया की वजह से, ताकि उसकी पूरी रेजिमेंट ट्रीटमेंट को मरीज़ दिया जाए और उससे निजात हासिल की जाए। और इसके बाद में जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन हम आपको बताएंगे। मंदरजा झेल कॉम्प्लिकेशन है जो एसिड पेप्टिक डिजीज़ की वजह से हो जाती है। अगर इसकी बरवक़्त ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी पहुंचा देती है। हाथों का फट जाना पेप्टिक परफोरेशन कर देती है और ब्लैक कलर के पखाने आते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, खून की उल्टियाँ भी इसके अंदर शामिल है, खून की उल्टी भी हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है, इसके अंदर खासा वेट लॉस हो जाता है और एपिटाइट जो है वो पुअर हो जाती है। ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सारा मैंने आपको पूरी वजूहात का बताया है, ट्रीटमेंट का बताया है और इसके साथ में मैंने इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बताई है सीधा करके, मुख्तसर करके, ताकि आप जो है इस पे अमल करें और इससे निजात हासिल करें। ख़ास तौर पे जिन चीज़ों का शुरू में बताया गया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करके डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, लाल मिर्चों का खाना तर्क कर दें और हमेशा खाने के बाद जो है 25 से 30 मिनट की वॉक करें। रात का खाना जल्दी खाएं ताकि खाना हज़म हो जाए और बेल्ट ख़ास तौर पे लूज़ बांधा जाए, जिसकी वजह से सारा जो स्टमक के जो कंटेंट्स होते हैं, स्टमक की जो अशिया होती हैं, उसमें तेज़ाब होता है, वो ग़िज़ा की नाली से लेके मुंह तक आ जाता है, जिसकी वजह से लैरिंजियल कैंसर भी हो सकता है, यानी कि लैरिंग्स का कैंसर भी करा देती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको आगाही दी गई है। और हमारी वीडियो को और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें खाने पीने का हवाले से। और अस्सलाम वालेकुम।